नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल सुबह किस तरह से यहां पर वोटिंग होगी ये हर किसी को इंतजार है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल यहां पर होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कल जनता का फैसला सामने आएगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा 3 चरणों में जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मतपेटियों के अंदर 873 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो होना था वो बंद हुआ था। लेकिन कल इस पर आप देखिए किस तरह से मतगणना होगी और अब इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं और चंद ही मिनटों के बाद, चंद ही समय के बाद यहां पर एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, जहां पर जनता ने आप देखिए किस तरह से अपना फैसला सुनाया है। वो कल सबके सामने रहेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी और किसके सर पर यहां ताज जो है वो सजेगा। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और अब एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर अटकलें जिस तरह से लग रही हैं, अब यहां समझना बहुत ही जरूरी रहेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि 873 उम्मीदवार मैदान में थे और इनमें से कितने उम्मीदवार जीतकर सामने आएंगे और कितनों को आर का यहां पर सामना करना पड़ेगा, यानी कि किस तरह की जीत और किस तरह की हार देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि दिलचस्प मुकाबला हुआ है और अब हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। एस तारिक हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। अहमद एजाज जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अहमद अयाज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कुछ ही समय के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, सिर्फ आज रात का ही समय बचा है, सुबह 7:30 बजे के बाद अब देखिए किस तरह से कवायद तेज हो जाएगी। किस तरह का कल का जो रिजल्ट है उसे देख रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो फैसला किया था मशीनों के अंदर वो बंद हुआ था, कल वो खुल जाएगा। असल में तो कल क्या रिजल्ट आएगा असल में, क्योंकि सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग हो चुकी है, तो इसलिए जो एग्जैक्ट जो होगा रिजल्ट वो कल ही पता चलेगा। बट लेकिन फिर भी जो जो लोगों का, वोटर्स का मूड देखा या पोस्ट वोटिंग जो इलेक्शन के बाद बात होगी, जो हम देख सकते हैं, उसके बिना पर कुछ असेसमेंट कर सकते हैं। और उस असेसमेंट के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट्स लेगी, सबसे ज्यादा सीट्स, नंबर्स ले लेगी, वोट्स नहीं कहेंगे, नंबर्स ले लेगी। और जम्मू में बीजेपी को ज्यादा नंबर्स लेने का इम्कान है और उस कांग्रेस का ज्यादा नंबर रहेगा। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पीडीपी का नंबर है। जहां तक बीच में इजीद रशीद का फैक्टर आया, उसको भी माना जाता था कि एक बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने मुर्तुला साहब को हरा दिया तो बड़ा जोश पाया गया उसके वोटर्स में उस टाइम। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद असेंबली इलेक्शंस पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं रहा और वो कल के रिजल्ट में भी नहीं दिखेगा। कल के रिजल्ट में बेशक जो भी असेंबली सेगमेंट्स में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया हो, एआईपी ने, जो इंडियन रशीद साहब की पार्टी है, तो वहां उसका अच्छा खासा वोट मिलेगा, लेकिन नंबर्स बनाने का बड़ा कम चांस है, ज्यादा नंबर वो नहीं बना पाएगा। तो जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, उनका भी एक अच्छा जोर रहा यहाँ पे एज पार्टी, जबरदस्त। लेकिन इलेक्शन में उनका वोटिंग में कोई नहीं लग रहा है कोई ज्यादा वो कर पाएंगे, एक्सेप्टिंग उनके जो प्रेसिडेंट है अल्ताफ बुखारी साहब या उनके बड़े नेता है गुलाम हसन मीर साहब, जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं बहुत बार। तो उनका भी एक स्ट्रगल रहेगा, काफी कंपटीशन रहेगा उनका। तो बड़ी मुश्किल से अगर वो जीत पाए तो बहुत ही मुश्किल से जीत पा सकते हैं वो। तो बाकी उनका अपनी पार्टी काफी ज्यादा नहीं रहेगा। और जहां तक सीधा लोन साहब की पार्टी का ताल्लुक है, कॉन्टेस्ट तो हर एक को रहेगा यहाँ आज के इस असेंबली इलेक्शन में बहुत कॉन्टेस्ट रहेगा, नेक टू नेक रहेगा। और हो सकता सजाद लोन साहब 1 या 2 मुश्किल से सीट निकाल सकता है, और वो भी स्ट्रगल के साथ।
तो ऐसा मानना है मोटा मोटा हॉल ये रहेगा, या तारिक हमीद साहब का चांस है आने का, उसके साथ साथ हकीम यासीन का आने का चांस है, जो बड़े सीनियर लीडर रहे हैं। तो मोटे मोटे यही रहेगा जो इलेक्शन का ठीक रिजल्ट है, आने वाला है कल। ठीक है अहमद तो अयाज इसी के जी। आसपास हाँ ठीक है आदर्श जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स को लेकर बात करना जरूरी था, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट सामने आया था उसमें इंजीनियर राशिद को जीत जरूर मिली, और जब अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो कहा जा रहा था कि इंजीनियर फैक्टर बहुत तरीके से काम करेगा। लेकिन इस बार जब एग्जिट पोल सामने आया उसमें फैक्टर्स डाले गए कि जमात फैक्टर, इंजीनियर राशिद फैक्टर, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिला था कि जिस तरह से वोट बढ़ जाए या फिर जिस तरह काम करने की कोशिश की गई थी उतना फायदा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, कल की पिक्चर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि फैक्टर दो उतरे थे जमीन पर, जिसमें जमात फैक्टर पहला था और उसके बाद इंजीनियर फैक्टर। धन्यवाद आशा जी। आपने सबसे पहले प्रश्न ये किया कि कल कितने जीत के आएंगे, तो उसका यही है कि 95 की असेंबली में 90 जीत के आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आपने कही कि इंजीनियर फैक्टर क्या रहा है, तो आप ही की डिबेट में हमने एक बार नहीं बहुत बार कहा कि इंजीनियर फैक्टर कुछ भी नहीं रहेगा, इंजीनियर का फैक्टर नहीं रहेगा यहाँ पे। जो जिस तरह से कोई गवारा बहुत ज्यादा फुलाया जाता है उसके बाद उसकी हवा निकल जाती है, यही हाल इंजीनियर साहब का वहां पे होगा। जेल में थे, एक सिंपैथी वोट था उनके साथ, बच्चों की बड़ी इमोशनल स्पीच थी, उसको लेके वो जीत गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जो सिंपैथी मिली है वो जेल के अंदर जो सिंपैथी मिली है वो बाहर आने के बाद भी मिलेगी। जब जेल से बाहर आते हैं तो 50 उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, किसी की एजेंसी के से बात की जाती है, किसी के साथ उनको नथी किया जाता है, बीजेपी के बात की जाती है, उनके साथ है, उन्होंने प्लांट किया हुआ है। तो ये सारी बातें जब आती हैं तो वो सारे का सारा असर उनका खत्म हो जाता है। तो इन चुनावों में इंजीनियर फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 2-3 सीटें अगर ले जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल का जो दिन होगा ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि आपके जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो आपके और दूसरे चैनल भी हैं, मिलते जुलते हैं सारे एग्जिट पोल, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें से किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिए हैं। सभी जो है मिली जुली हुई पार्टीज जो है मिलके ही हुकूमत बना सकती है, अकेली पार्टी के पास किसी के पास भी नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन करके जो वहां से इलेक्शन लड़ा तो उनको भी पोजीशन ये नहीं है। हालांकि पीडीपी का सुबह से 3 बार बयान बदल जाता है। एक बार उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी अगर 370 को लेके बात करते हैं हम सपोर्ट करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें उनको लेके बात करते हैं सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीच में उनकी बेटी का स्टेटमेंट आता है कि अभी हमारी कोई बात नहीं हो रही इसके बारे में। तो ये बहुत सी चीजें जो है इस वक्त चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बैठकों में लगी हुई है, दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है, हर तरह से, ठीक है, हर तरह से वो अपना हुकूमत बनाना चाहती है, चाहे वो नॉमिनेट। सियासत तेज हो गई है, जैसे ही कल मतगणना का समय है उससे पहले सियासत तेज हो गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि अगर जम्मू की जनता आज नहीं बोलती है तो बुरा हश्र होने वाला है। उसके साथ साथ पीडीपी कहती है कि बाहर से जिस तरह से आदर्श जी भी कह रहे हैं कि सपोर्ट देंगे, लेकिन कुछ ही चंद मिनटों के बाद वो भी बदल जाता है। यानी कि हवा किस तरह की कल रहने वाली है? जी आशा जी, आप और गुप्ता जी और सईद साहब, अहमद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात के लिए बुलाया है। क्योंकि जिस तरह से अहमद साहब ने कहा या गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल हूबहू यही सिचुएशन है सियासत की। और जो कल का जो है दिन, इसकी जबरदस्त गहमा गहमी अभी से हमें यहाँ नजर आ रही है। सियासी जमातों के या उनके जो दफातर में अभी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, लोगों में जबरदस्त अनसर्टनिटी है कि कल का फैसला किस जानिब आएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बहुत सारे एजेंसीज ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, बशमूल आपके टीवी ने जिस तरीके से जो प्रेडिक्शन की है, जो एग्जिट पोल बताया है, उसके अनुसार बिल्कुल हालात ऐसी लगती है कि अभी जो कल रिजल्ट आने वाला है इसमें नेशनल कांग्रेस की जो अलायंस है
बहुमत पा सकती है। जिस तरीके से खुद बीजेपी के रविंद्र रैना जी ने आज बयान दिया है कि बीजेपी 35 तक जा सकती है, तो जाहिर बात है कि एग्जिट पोल से नीचे जाता है, थोड़ी सी फर्क है। तो इसी तरीके से जो बाकी अलायंस के बारे में कहा गया है कि ये चीज है, और मैंने पहले भी कहा था, पहले ही डिबेट में मैंने ये इंकिशाफ किया था कि महबूबा मुफ्ती जी की जो तंजीम है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस अलायंस में पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम के तहत है। हालांकि चंद इख्तलाफ को लेके अगरचे वो अलग रहे, जिनमें तकरीबन कोई ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड नहीं था बल्कि एक फर्दी बेस्ड कुछ इल्जाम या कुछ तलखियां बीच में आ गई थी, तो और उन्होंने अलग किया। लेकिन उनकी अलायंस पहले ही चल रही थी। उनके जो कोऑर्डिनेटर है जो CPI के यूसुफ तरीगामी साहब, उनकी बीच में बात चल रही थी, और उन कुछ सूत्रों के हवाले से मुझे पहले ही पता चला था कि उनके बारे में बिल्कुल ये हुआ था कि अगर PDP का भी इसमें सहयोग रहेगा तो बिल्कुल रहेगा, और उन्होंने पहले ही तय किया था कि हम बिल्कुल अलायंस के साथ है। बल्कि बहुत सारे आजाद जो कैंडिडेट है जो अगर जीत जाते हैं तो वो भी तकरीबन NC के प्रॉक्सी कैंडिडेट ही है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी ये देखा गया है कि उन्होंने बड़ी हेल्प की है उनको, और आज भी वो चीज बराबर जारी रही। तो इस चीज को लेके हम ये ऐलान कर सकते हैं। ठीक है तारिक जी, वापस लौटूंगी। अहमद एजाज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लेकर बात करें, जिस तरह से बीजेपी भी क्लेम कर रही थी कि हम राब्ते में हैं, हमारे साथ कांटेक्ट में है ज्यादातर, लेकिन जिस तरह से किंग मेकर की भूमिका निभाने की बात आती है, इंडिपेंडेंस को माना गया है कि किंग मेकर की भूमिका निभाई जाएगी, किस तरह से उस भूमिका को भी देख रहे हैं? मैं नहीं मानता ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ही नहीं कि जो अपने बलबूते पर जीत सकता है। अगर हम ये मान लें कि अल्ताफ बुखारी साहब या गुलाम मीर साहब जो अपनी पार्टी में हैं वो कल को जीत के आएंगे तो कुछ भूमिका निभा सकेंगे, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इसी तरीके से अगर दूसरा तीसरा लोन साहब वो भी एक पार्टी है, इसका कोई इंडिपेंडेंट लग नहीं रहा। एक इंडिपेंडेंट हो सकता कह सकते हैं हम, जैसे अकेला आदमी है CPIM का तारिगामी साहब या दूसरा हकीम यासीन साहब, अगर वो जीते हैं तो वो भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो हो सकता कैंडिडेट अगर जीत भी जाते हैं, या अगर ये भी माना जाए सजाद साहब जाएगा, सजाद नूर साहब, हालांकि इलेक्शन के दौरान उनका भी ये रहा कि हम बीजेपी के साथ, उन्होंने बीजेपी की मुखालफत नहीं की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हमको डुबो दिया बीजेपी ने। अब अगर मान ले भी वो जाएंगे, वो तो 4 सूत्रों में हो गया है, कहीं से एक भी मान लो, कोई ऐसा नहीं लग रहा। वी विल कीप एज अ फैक्टर कि भाई चलो एक कोई एक आध होगा, 4-5 लोग मान लेंगे अगर ये भी होगा। तो अगर जम्मू का ले लेंगे, अगर हम 30 से भी ले लेंगे बीजेपी के पास मैक्सिमम, ऐसा तो होने का नहीं है, मान लेंगे 30, लेकिन 35 लेकर चल रही है बीजेपी बनते हैं, और अगर 5 भी बनाओगे जो नॉमिनेटेड है तो फिर भी 40 ही बनता है। टोटल प्रेशर डाल के और एक से एक्सक्यूज करके फिर भी उनके गवर्नमेंट नहीं बन सकते। हाँ, उनकी गवर्नमेंट एक सिचुएशन में बन सकती है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टाइप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस सूरत में लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाएगी, ये भी सवाल है। मुश्किल है, आज की सिचुएशन में मुश्किल है। हाँ। लेकिन अगर हम देखेंगे कि डिलीवरी के लिहाज से, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन ही नहीं लड़ना है, MLA को सिर्फ बनना ही नहीं है, बल्कि कल को जो एस्पिरेशंस है लोगों की, जो प्रॉमिसेस है, तो मैनिफेस्टोस में आउटलाइन किए गए हैं, उनको डिलीवर करने की भी बात है, स्टेट को रेस्टोर करने की बात है, और फिर पंच से करने की बात है, जो राइट्स है, जो अहमद एजाज जी, ठीक है। आदर्श जी वो कह रहे हैं कि नंबर्स प्रॉपर नहीं होंगे किसी के पास भी, ना बीजेपी के पास ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि नंबर पूरे कैसे होंगे? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी पहले ही कह रही है, लेकिन सहमति किस तरह से बनेगी? CPIM को लेकर भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां क्लेम किया जाता है बीजेपी की तरफ से भी कि CM हमारा होगा, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन उस बीच में
5 मनोनीत सदस्यों को लेकर भी जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को इस सब से दूर रहना चाहिए और ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो जीत कर आएंगे उन पर छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर आज जनता नहीं बोलती है तो इसका हश्र बुरा देखेगी जनता। ठीक कह रहे हैं आशा जी, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, हाँ। एक तो इंडिपेंडेंट की जब बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर के जो राजनीति है इसका एक इतिहास रहा है। इंडिपेंडेंट उसी तरफ जाता है जहां लगता है कि सरकार बनने वाली है और मेरे जाने से सरकार बन जाएगी और मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो सब हमेशा यही होता है। लेकिन इतनी नंबर इंडिपेंडेंट जीतेंगे जैसे उन्होंने कहा है तो वो भी बात मानने वाली बात नहीं है। मनोनीत जो है वो कितने पांच जो है वो कितना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकते हैं वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात काम करते हैं तो उन्होंने कहा नामुमकिन है। नामुमकिन तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता। इंजीनियर रशीद को जिसे इतनी हवा दे रहे हैं वो किसकी भाषा बोल रहा है? आज वो क्या कह रहे हैं? आज ये कह रहे हैं कि अगर हमें स्टेट हुड नहीं देता, चाहे हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें तो सरकार नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। तो फिर किसकी ये भाषा है? अगर मेजॉरिटी नहीं आती है किसी के पास, सरकार क्यों नहीं बनाई? 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले, हमें हमारी सरकार मिले। और आज जब सरकार बनाने का मौका आया तो कहते हैं जब हमें सरकार नहीं बनानी, स्टेट हुड नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनाएंगे। तो कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कल 10 बजे 11 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी जिस तरह हमारे दोनों साथी बता रहे हैं, किसी को भी पूरी मेजॉरिटी आने वाली, हंग असेंबली होगी। मैंडेट को लेकर सवाल उठता है ना, मैंडेट को लेकर सवाल उठता है आदर्श जी। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। एस तारिक जी, मैंडेट जिस तरह से जनता ने दिया है, अगर आपको थाली में परोसकर दिया गया है तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जनता 10 सालों से वेट कर रही है कि नुमाइंदा जीत कर आ जाए। इंजीनियर राशिद की भाषा जिस तरह से देखने को मिली, दरअसल आशा जी, इंजीनियर रशीद साहब के बारे में आज दोबारा वो एक और बार मशकूक हो गए जब उन्होंने ये बात कही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसपे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कहा था कि ये दिल्ली की भाषा है, दिल्ली वाले यही चाहते हैं कि यहाँ राज्यपाल की जो उपराज्यपाल की सरकार रहे। तो इसको नकारा गया। जाहिर बात है कि एक बड़ा फॉर्म है, ये बड़ा एक प्लेटफॉर्म से ये आवाज आई है कि इंजीनियर रशीद साहब एक और बार दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं। तो इसका ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं मिला है, बल्कि रेस्पॉन्ड ही नहीं मिला है। और कुछ इसी तरह से कांग्रेस ने भी इनकी ये बात बताई, उसके नकारा है। तो इस बात को छोड़ के जो अभी वे बात कर रही थी, मेरे मौके जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे आजाद के बारे में, मैं आपको उसुक से कह रहा हूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के कैंडिडेट जिनको मैंने इस इलेक्शन में अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना लेते हुए देखा, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के झंडे तक नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने अपने जो लीडर्स है उनका नाम तक नहीं लिया कैंपेन में। और कुछ लोगों के बारे में बिल्कुल प्रेडिक्शन हो रही है कि वो जीतने वाले हैं। तो वो और उनमें कौन-कौन से नाम है तारिक जी? मुझे लगता है ये काबिल वक्त हो सकता है कि मैं अभी इसका बिल्कुल मुझे पता है, जिन पर मैं शक रखता हूँ, यकीन नहीं है लेकिन शक है, जिनके उनकी मूवमेंट से मुझे पता चला है कि ऐसा हो रहा है। कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर जीत पाते हैं तो वो तंजीमें बदल देंगे, क्योंकि इस इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा दल बदलू का मामला हम सबों ने देखा है। बड़े तरीके से दल बदलू का मामला हुआ। कुछ लोगों ने कुछ तंजीमें ज्वाइन करना चाहा है लेकिन उनको रोक दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने रोका था कि नए लोगों को हम मैंडेट नहीं दें। लेकिन तंजीमी बैसिस पे उन्हें यहाँ तक आ गया है कि आप लड़िए, उसके बाद आप फौरन हमारे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। अगर आप जीत जाते हैं तो एक बावकार तरीके से आते हैं। तो ये इंकिशाफ हो रहा है। बहुत सारे इंकिशाफ हो रहे हैं कि जिसमें हम कांग्रेस, नेशनल, पीडीपी, सीपीआईएम वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो अभी बयान दे रहे हैं कि हमारे पास 35 है और भी हमारे साथ लोग आने हैं, लेकिन हमें कुछ इशारा नहीं मिल रहा है उसकी तरफ से कि किन लोगों को वो ला रहे हैं। हाँ, जम्मू में कुछ आजाद हो सकते हैं, लेकिन जहां भी आप देखें कि आजाद हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त की नेशनल कांग्रेस, अहमद एजाज जी तो कह रहे हैं कि ज्यादातर इंडिपेंडेंट जीतकर नहीं आएंगे। उन्होंने तो गिनकर बता दिया। बिल्कुल सही अक्कासी है उनकी, लेकिन कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों में हैं, शायद उनका सपोर्ट मिल सकता है, जिनके बारे में मुझे भी
मुश्तबे तौर पे बिल्कुल यकीन है कि क्योंकि मुझे लगा है ऐसा, या मेरे पास मेरे सूत्रों ने बात बताई है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बीच बीच में मैंने अहमद एजाज जी, जी इस वक्त किस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत है पार्टीज को? क्योंकि अगर जनता आपको मैंडेट देती है तो उसका भरपूर आपको लाभ उठाना है, काम करना है और आगे की रणनीति तैयार कर असेंबली के अंदर बैठना है, क्योंकि 10 सालों से लोगों ने संघर्ष किया है, काम नहीं हो पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। एक बात तो तय है कि बंद ही जाएगी। उसके दो वजह है। एक ये कि लोगों के मामलात हैं, लोगों के मुश्किलात हैं और आएंगे उनको उसका एहसास होगा। और दूसरा, जो भी इलेक्टेड होंगे, जो भी इलेक्ट हो जाएंगे कल के इलेक्शन में, रिजल्ट में जो आएंगे जीत के, वो भी चाहेंगे कि वो दोबारा इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं होती है और उनके लिए भी इतना मुश्किल आसान नहीं होता है। इसलिए वो भी चाहेंगे कुछ न कुछ करके एक गवर्नमेंट बन जाए। अब देखना यह है कि सही गवर्नमेंट क्या हो सकती है जो डिलीवर करे। एक ऑप्शन यह है कि इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट बने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें कांग्रेस हो, या अगर जरूरत पड़े, वैसे लग नहीं रहा जरूरत पड़ने की बात होगी इन लोगों को, अगर पड़ भी जाए तो पीडीपी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तारिगानी साहब है, यासीन साहब है, ये सारे बना सकते हैं। एक ऑप्शन है ये। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर बनाए। हालांकि उसकी संभावना कम है, लेकिन जैसे अमित साहब ने भी कहा कि सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि चूंकि मामले ऐसे हैं, लोग भी चाहते हैं कि इस वक्त जो मुश्किलात है उनसे हमारे को कुछ रिलीफ मिल जाए, और वो इमीडिएट रिलीफ तभी मिल सकता है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके साथ जब तक स्टेट का टाइप नहीं होगा, स्टेट लीडरशिप का टाइप नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का टाइप नहीं होगा, तब तक शायद इनके आज के हालात में कोई भी मसला और जो भी एजेंडा, जो भी मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कांग्रेस का है, बाकी का है, तो उसको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक संभावना ये है कि एक चांस ये भी बन सकता है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी हुकूमत बनाए और उसमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जो भी इस वक्त इशूज है एजेंडा के, उसमें ला के कुछ इशूज आदर्श जी, हाँ, हल किए। एक छोटा सा कमेंट आदर्श जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात हो रही है, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो लंबे समय तक नहीं टिकेगी। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक केंद्र का किसी के सर पर हाथ नहीं होगा वो लंबे समय पर नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम, कल से जम्मू कश्मीर की निचले स्तर से राजनीति हो जाएगी, सबसे गंदी राजनीति शुरू होगी। और यहाँ पे हो सकता है जम्मू कश्मीर में पहली बार रिजॉर्ट आपकी राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखना कल के बाद एक नई राजनीति का इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है तारिक जी, 2014 का जम्मू कश्मीर तो नहीं है, अब 2024 का जम्मू कश्मीर है। लास्ट कमेंट कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल है, 2024 का है। हालात बदलते हैं, रोज बदलते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं, नई तब्दीलियां आती है। नशीब फराज के बाद आज 2024 है और हमें यकीन है 2024 ही है, और एक नए रोशनी के साथ है, एक नए मिजाज के साथ है, नए पॉसिबिलिटीज के साथ है। चैलेंज बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाएगा ये बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी जुड़ने के लिए, आदर्श जी आपका भी, और अहमद एजाज जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से कल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और उसके बाद मतगणना जब शुरू होती है तो किसके सर पर जनता ने ताज जो है वो सजाया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनौतियां काफी तरीके से रहेंगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।